नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शुरुआत हम करेंगे बिहार की खबर से। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी को अपने दोनों बेटों की शादी की अब चिंता सता रही है। दोनों बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि राबड़ी देवी को जो बहू चाहिए अपने बेटों के लिए वो संस्कारी होनी चाहिए। बहू ऐसी हो जो सिनेमा ना देखती हो और बहू ऐसी हो जो मॉल भी न जाती हो। बहू चाहिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बहू चाहिए। बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, उम्र 28 साल। छोटा बेटा तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम बिहार सरकार, उम्र 27 साल। राबड़ी देवी को इन दोनों के लिए बहू चाहिए। योग्यता सुंदर और सुशील हो, गृह कार्य में दक्ष हो, घर चलाने वाली हो, बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाली हो, पूरी तरह संस्कारी हो, सिनेमा हॉल या मॉल ना जाती हो। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दोनों बेटे सेटल हो चुके हैं। दोनों बिहार सरकार में मंत्री हैं। करियर की दिशा तय हो चुकी है। दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है। ऐसे में राबड़ी देवी अब अपने लाडलों के लिए बहू तलाश रही हैं। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी अपने बेटों के लिए बिल्कुल अपनी तरह की बहू तलाश रही हैं। राबड़ी देवी खुद बहुत संस्कारी हैं, आस्तिक हैं, पूजा पाठ में उनका पूरा विश्वास है। हर तीज त्योहार पर राबड़ी देवी पूरे विधि विधान से सारी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करती हैं। राबड़ी देवी चाहती हैं कि उनकी बहुएं भी उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाएं। ऐसे में वो नहीं चाहती कि उनके घर में कोई मॉडर्न ख्याल वाली लड़की बहू बनकर आए। राबड़ी देवी तो बिल्कुल अपनी ही तरह संस्कारी बहू चाहती हैं। लालू यादव का 69वां जन्मदिन पटना में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आरजेडी कार्यकर्ता फूल और बड़ा सा केक लेकर पहुंचे थे। केक कटा। खुशियों में डूबी राबड़ी देवी ने लालू को बधाई दी। कहा कि लालू को मेरी उम्र लग जाए। सूत्रों के मुताबिक 11 जून को लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर पत्रकारों ने राबड़ी देवी से पूछ ही लिया कि आखिर वो अपने दोनों बेटों की शादी कब करेंगी। राबड़ी देवी ने बताया कि बेटों की शादी तो वो कर दें, लेकिन पहले उनके लायक कोई लड़की तो दिखे। अब राबड़ी देवी की बहू बनने के लिए लड़की में क्या क्या गुण होने चाहिए, जरा उनकी फेहरिस्त भी देख लीजिए। लड़की संस्कारी हो, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाली हो, बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाली हो, घर चलाने वाली हो, जैसे कि खुद राबड़ी देवी हैं। और हाँ, राबड़ी देवी को सिनेमा हॉल और मॉल जाने वाली लड़की नहीं चाहिए। राबड़ी देवी कैसी बहू चाहती हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि उन्हें हाई फाई नहीं बल्कि अपनी तरह देसी बहू ही चाहिए, जो अपने बाबुल का देश भूल जाए और उसे अपने पिया का घर प्यारा लगे। राबड़ी के दोनों बेटे बिहार की सरकार चला रहे हैं, जबकि लालू के परिवार की सरकार राबड़ी देवी चला रही हैं। और हमको विश्वास है कि सारा बाल बच्चा से लेकर के सारा घर द्वार सबका ध्यान ये अपना सब रखती है। हमेशा आप जो बोले हमेशा ये ख्याल थोड़ी है हम देखते हैं कि घर में क्या हुआ नहीं हुआ। जरूरत पड़ता है, इमरजेंसी आता है तब कोई बात हम लोग कहते हैं, ना तो हम लोग अपने संभाल लेते हैं, अपने कर लेते हैं। लालू यादव का पूरा घर राबड़ी संभालती हैं। घर गृहस्थी से लालू का ज्यादा मतलब नहीं रहता। वो तो अपनी राजनीति में ही मसरूफ रहते हैं। ऐसे में बहुओं की चिंता भी सबसे ज्यादा राबड़ी देवी को ही है। लालू यादव तो आम की गुठली उछालकर शादी की दिशा देखने वालों में से हैं। बोलते थे कोई कोयलासी भादो मासी हमार ब्याह केने हुई, तो मैं से छटकता था तो हुआ कि इधर ब्याह होगा। राबड़ी देवी की उम्र अब 58 साल की हो गई है। बच्चे बड़े हो चुके हैं। राबड़ी भी चाहती हैं कि घर गृहस्थी का बोझ जो वो अकेले अपने कंधों पर लेकर चल रही हैं, उसे हल्का करने के लिए अब उनकी बहुएं आ जाएं। बेटे लायक निकल गए तो उनके लायक बहुएं घर में आ जाएं, तो बात बन जाए।
कि बिहार के इन 2 युवा मंत्रियों के लिए उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी संस्कारी बहुओं की तलाश कर रही हैं। संस्कारी बहुओं की तलाश करना हर माता पिता का फर्ज होता है, लेकिन ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि जो लड़कियां मॉल या सिनेमा घरों में जाती हैं वो संस्कारी नहीं होती। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं, 9 संतानें हैं, 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और दोनों बेटे में से एक जो बेटे हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और दूसरे हैं बिल्कुल बिंदास। और दूसरे बेटे, क्योंकि दोनों ही बेटे मंत्री भी हैं, तो दूसरे बेटे ने जब PWD विभाग के लिए शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया तो आप जानते हैं सबसे दिलचस्प वहां पर क्या हुआ। उस व्हाट्सएप नंबर पर सबसे ज्यादा लड़कियों ने उन्हें प्रपोज किया। पहले भी ये सवाल पूछे गए तो हमने पहले भी कहा था कि ये माता पिता की जिम्मेदारी है, हमारी अभी कोई हमें हड़बड़ी तो है नहीं। राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप तो बड़े प्रतापी हैं, राजनीति में हैं, लेकिन किशन कन्हैया बनना इन्हें ज्यादा पसंद है। श्री कृष्ण के भक्त हैं, मुरली बजाते हैं। एक बड़ा इसको हम बोलते हैं कि भाई पढ़ो लिखो, अभी कितना अभी तो साधु बन जाओगे। हाँ, बीच में नहीं तो हम नहीं साधु बने, ये अच्छा चीज है। साधु बने वो थोड़ी है बनावटी, निर्मल बाबा थोड़ी है ये। तेज प्रताप कुछ ही दिन पहले वृंदावन भी गए थे, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए थे। तेज प्रताप बस से वृंदावन पहुंचे थे। नंगे पांव वो चले। मंदिर में वो श्री कृष्ण की भक्ति भाव में पूरी तरह लीन हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण से मेरा अटूट संबंध है, तो मैं यहाँ दर्शन के लिए हमेशा हर एक साल को चला। इस बार भी, इस साल भी मैं यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी तो बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन चुके हैं। लड़कियों में इन्हें लेकर जबरदस्त दीवानगी है। उनकी निजी और सरकारी फोन पर लड़कियों के मैसेज आते रहते हैं। पिछले साल वैलेंटाइन डे पर जब तेजस्वी यादव पटना से बाहर निकले तो जहानाबाद की बीएड कॉलेज की लड़कियों ने रास्ते में ही उन्हें घेर लिया। सभी लड़कियों के हाथों में गुलाब के फूल थे। तेजस्वी ने कार रुकवाकर 30 से 40 लड़कियों से गुलाब के फूल भी लिए। तेजस्वी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लड़कियों में होड़ भी मच गई। तेजस्वी यादव के पास बिहार का PWD विभाग भी है, तो बिहार की जर्जर सड़कों की हालत सुधारने के लिए तेजस्वी यादव ने एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जारी किया था। वो व्हाट्सएप नंबर था 9470001346। इस नंबर पर बिहार के लोगों से सड़कों के खराब हालत की तस्वीरें मांगी गई थी। इस नंबर पर लड़कियों ने तेजस्वी यादव से शादी के लिए प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया। 44,000 लड़कियों ने तेजस्वी यादव को शादी का प्रस्ताव भेजा, जबकि इस नंबर पर सड़कों से संबंधित मैसेज और तस्वीरें सिर्फ 3,000 आई। तेजस्वी यादव ने भी तब कहा था कि गनीमत है कि वो शादीशुदा नहीं है, वरना इतने मैसेज झेल नहीं पाते। खैर, तब की बात तब की थी, लेकिन अब तो सभी चाहते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप की शादी हो जाए। नहीं, लालू यादव जी के फैमिली के लिए तो आसान है, इसलिए कि जो नहीं मॉल नहीं जाए, सिनेमा हॉल नहीं जाए, संस्कारी हो। लेकिन जो फार्म हाउस, अपना घर, जमीन जायदाद और दौलत इनके नाम कर दे, ऐसी बहू ही ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी बहू तो लालू जी को आसानी से मिल जाएगी। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय हैं। उनके पेज पर भी लड़कियां उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। इस घर में तो बहू राबड़ी देवी की पसंद की ही आएगी। सुजीत झा, पटना, आज तक। ज्ञान विज्ञान के इस युग में भी सियासत के साहब बहादुर अंधविश्वास फैला रहे हैं। गुजरात में बीजेपी सरकार के 2 मंत्री ओझाओं के कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल हुए, बल्कि उन्होंने तंत्र मंत्र का जमकर लुत्फ उठाया। ये कार्यक्रम अब विवाद में है। ज्ञान और तकनीक के इस जमाने में अंधविश्वास के इस खुले प्रदर्शन का आनंद ले रहे जरा इन महानुभावों को देखिए। ये है गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आत्माराम परमार।
रविवार को गुजरात के बाटोड़ जिले के गढ़ाड़ा शहर के एक मंदिर में जादू टोने के इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के लोगों ने किया था, जिसमें दोनों मंत्रियों ने घंटों तक जादू टोने के माया जाल का लुत्फ उठाया। मंत्री महोदय ने ओझा और तांत्रिकों से हाथ भी मिलाया। जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो मंत्री जी सफाई के मूड में आ गए। जिनको मिले हैं वो भी शक्ति उपासक हैं, वो समाज के एक भाग हैं भैया, हम भी समाज के एक भाग हैं। सुना आपने, मंत्री जी को इसमें कहीं अंधविश्वास नजर नहीं आता। धन्य है गुजरात के ये मंत्री, धन्य है इनकी ये सोच। बाटोड़ में गोपी घांगर के साथ आज तक। या फिर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे भ्रष्टाचार के एक ऑफिसर से, ऐसे उत्तर प्रदेश के आरटीओ के अधिकारी से जिसकी कमाई तो हजारों में है लेकिन दौलत लाखों में नहीं। हाईवे का ये गुंडा टैक्स वसूल करता था और इसकी कुल कमाई 500 करोड़ से भी ज्यादा होगी। हाईवे का सबसे बड़ा लुटेरा, ट्रकों से अवैध वसूली करके बना अरबपति। हाईवे की काली कमाई से अकूत संपत्ति बना ली। हाईवे से वो भ्रष्टाचार का किंग बन बैठा। हाईवे के भ्रष्टाचार से एआरटीओ बन गया धनकुबेर। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में आया यही है वो असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी एआरटीओ, जिसने भ्रष्टाचार के आसमान पर अपना नाम लिख दिया और अब ये सलाखों के पीछे जा रहा है। आज पुलिस की गिरफ्त में इस एआरटीओ आरएस यादव की सारी हेकड़ी निकल गई है, लेकिन हाईवे पर एक भी ट्रक ऐसा नहीं गुजरा जिससे इसने अवैध वसूली ना की हो, उगाही ना की हो। लेकिन अब इसकी एक एक काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है और आज की तारीख में ये एआरटीओ करीब 500 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। इसके होटल हैं, मॉल हैं, वॉल्वो बसों की फ्लीट तक इस एआरटीओ के पास है। ये एआरटीओ कई नेताओं का फाइनेंसर रह चुका है। दर्जनों बेनामी संपत्तियों ने इसे पूर्वांचल का यादव सिंह बना दिया। उनका होटल बनारस में है वेस्ट इन, जिसका संचालक उनका बेटा है और वो होटल उन्हीं के एक कारिंदे, प्राइवेट कारिंदे के मौर्या के नाम पे दर्ज है और इसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई है। इसके बाद और भी बहुत सी उनकी परिसंपत्तियां हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उनके विषय में गहन छानबीन की आवश्यकता है, वो हम कराएंगे। अब ईडी ने भी इस एआरटीओ की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चप्पे चप्पे पर रेड डाल रही है। आज हम आपको इस भ्रष्ट अधिकारी का एक एक सच उजागर करेंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे ये एआरटीओ पकड़ा गया। बिहार यूपी बॉर्डर पर वसूली गैंग चलाता था ये एआरटीओ। बिहार से यूपी आने वाले ओवरलोड ट्रकों से करता था वसूली। ओवरलोडिंग के नाम पर हर ट्रक से वसूलता था 7 से 15,000 रुपए। अवैध वसूली से हर महीने कमाता था ट्रक वालों से करोड़ों रुपए। पूरे सर्विस के दौरान मैक्सिमम समय बनारस चंदौली मिला के रहे ये, और सर्विस के दौरान ये गाड़ियों को ओवरलोड चला के, अवैध टोकन चला के, प्रति गाड़ियों से 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 7-7 हज़ार हर महीने का भिन्न भिन्न टोकन चला के कई करोड़ महीने की कमाई उन्होंने किया है। उन कमाइयों का ये नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है उन्होंने। बॉर्डर अंतर प्रांतीय होने के कारण बाहर से, बिहार से आने वाले ट्रक और जो संसाधन हैं उनकी पर्चियाँ याद करती हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर पर जाम की भी स्थिति रहती है। तो जब इस तरह की शिकायतें हम लोग यहाँ आए तो जानकारी में आई। इसके बाद इसके पीछे के जो गहन कारण थे उनकी छानबीन की जा रहा है या कुछ साजिश की जा रही है इस तरह। पुलिस ने एआरटीओ आरएस यादव पर धारा 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरएस यादव को एआरटीओ के पद से निलंबित भी कर दिया गया है। अगर कुछ अधिकारी नहीं सुधर रहे हैं तो उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से लेकर के विभागीय कार्रवाई, उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई जो भी करना होगा वो शासन उसमें बिल्कुल रूथलेस होकर के करेगा। ये मैसेज क्लियरली चला जाना चाहिए।
लेकिन जिस तरह से इस ARTO की गिरफ्तारी हुई और इसके भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हुआ वो भी बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, ARTO के ड्राइवर ने ही उसका पूरा भांडाफोड़ कर दिया। जब पुलिस ने आरएस यादव से पूछताछ करनी शुरू की तो काली दौलत का काला साम्राज्य खुलता ही चला गया। फिर तो आरएस यादव को थाने ले जाने के बजाय पहले वाराणसी के वेस्टर्न होटल लेकर गई। ये होटल आरएस यादव का ही है। होटल के कंप्यूटर से पुलिस ने हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर सालों से तैनात एक ARTO ने अवैध वसूली कर सैकड़ों करोड़ की अकूत संपत्ति बनाई है। पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों ने उसकी संपत्ति का आकलन तकरीबन 500 करोड़ में किया है। बताया यह जा रहा है कि वो पिछले 2 सरकारों में कई मंत्रियों का बड़ा ही कृपा पात्र भी रहा है। अब देखना यह है कि इस सरकार में ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कितनी लगाम कसी जाती है। चंदौली से उदय गुप्ता और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो इस ARTO ने जब दौलत कमानी शुरू की तो दौलत का अंबार लगा दिया, लेकिन एक ड्राइवर ने इस हाईवे के गुंडे को पकड़वाया और जब परतें खुली तो इसकी दौलत की चमक ने सबकी आंखों को चौंधिया दिया। यही वो सुमो कार है जिसने असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरएस यादव के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया। एक RTO की सारी काली कमाई के साम्राज्य का खुलासा कर दिया। यूपी के चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के कटसिला गांव के नजदीक हाईवे पर 8 जून की दोपहर एक बालू से लदे ओवरलोडेड ट्रक से अवैध वसूली की जा रही थी। इत्तेफाक से चंदौली के CO सिटी त्रिपुरारी पांडे अपने किसी काम से नेशनल हाईवे 2 से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि हाईवे पर एक हूटर लगी गाड़ी खड़ी है और एक ट्रक ड्राइवर से गाड़ी में सवार 2 लोगों की कहासुनी हो रही है। CO त्रिपुरारी पांडे ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं कि ये माजरा है क्या। इस पूछताछ में ट्रक ड्राइवर सारी पोल खोल देता है। CO ने धमकी देने वालों से पूछताछ की तो उनमें से एक ने खुद को ARTO आरएस यादव की गाड़ी का ड्राइवर बताया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 16,850 रुपए भी मिले। एक दिन क्षेत्राधिकारी सदर जब गुजर रहे थे तो RTO विभाग की गाड़ी के द्वारा, जिसमें उनके कर्मचारी थे, एक जो वर्दी में थे, कोई अधिकारी नहीं था, RTO आरएस यादव की गाड़ी थी, वसूली की जा रही थी और ड्राइवर को प्रताड़ित किया जा रहा था दिन में, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई और उसमें आरएस यादव अभियुक्त के रूप में नामित हुए। यहाँ ये खुलासा भी हो जाता है कि सारी वसूली वो ARTO आरएस यादव के कहने पर कर रहे हैं। अब पुलिस की पूरी टीम ARTO को गिरफ्तार करने के लिए जुट जाती है। एक्चुअली इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासशील थे तो इनका लोकेशन लिया गया और उसके आधार पर जो है जब जौनपुर की सीमा में प्रवेश किए, प्रतापगढ़ के रास्ते से, तो पुलिस अधीक्षक जौनपुर से संपर्क करके मैंने उनसे अनुरोध किया कि इनको रोका जाए, हमारी टीम पहुंच रही है। तो मछली शहर पुलिस द्वारा इनकी गाड़ी को रोका गया, इन्हें बैठाया गया और थोड़ी देर बाद हमारी टीम पहुंच करके इनको गिरफ्तार की। हम आपको बता दें, आरएस यादव की नौकरी की शुरुआत वाराणसी जल निगम में JAE के पद से शुरू हुई थी। इसके बाद 1997 में जल निगम से अपनी नौकरी का मर्जर परिवहन विभाग में करवाया और RI यानी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर वाराणसी में काम शुरू किया। 1999 में इसे वाराणसी में ARTO प्रशासन का चार्ज मिला। 2001 में ARTO के पद पर प्रमोशन हुआ तो 2002 से 2004 तक गाजीपुर में नियुक्त रहा। 2004 में वाराणसी में ARTO रहे। इसके बाद 2005 में चंदौली ट्रांसफर हुआ। चंदौली में 26 मई 2007 तक रहा। जब बसपा सरकार बनी तो तत्काल प्रभाव से आरएस यादव को मुख्यालय संबद्ध किया गया। जुलाई 2012 में दोबारा वाराणसी में आरएस यादव की पोस्टिंग हुई। 3 महीने तक भदोही का भी चार्ज इसके पास रहा। इसके बाद 12 जुलाई 2014 को चंदौली में पोस्टिंग कराया। अब आरएस यादव कह रहे हैं कि उनका फैसला अदालत करेगी। कहीं आपको फंसाया जा रहा है या कुछ साजिश की जा रही है इस तरह का? मुझे कुछ नहीं कहना है, कोर्ट निर्णय देगी, माननीय न्यायालय में भरोसा विश्वास है। जैसे आपको बार बार कहा जा रहा है कि नोएडा के यादव सिंह ही आपका है भी मामला है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो मीडिया अपना मूल्यांकन करे कि क्यों गलत कह रही है। फिलहाल ARTO की सारी काली कमाई का पर्दाफाश हो चुका है और उनकी बेनामी संपत्ति भी सामने आ चुकी है। चंदौली में उदय गुप्ता, वाराणसी से रोशन जायसवाल और गोरखपुर में गजेंद्र के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दो प्रेमी थे लेकिन प्रेमिका को अचानक से पता नहीं क्या हुआ,
कि प्रेमिका बन गई ब्लैकमेलर, और जब प्रेमिका अपने प्रेमी को ब्लैकमेल करने लगी तो प्रेमी ने उसे खत्म करने की ठान ली। इतना ज्यादा गुस्सा था कि 18 वार चाकू से ताबड़तोड़ उस पर किए और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। बेपनाह मोहब्बत का खूनी अंजाम। पहले माशूका को मारा, फिर खुद दी जान। एक चाकू से 18 वार और प्रेमिका का काम तमाम। रेवाड़ी के इस होटल सनराइज में एक आशिक ने अपनी माशूका का कत्ल कर दिया। उसके शरीर पर 18 बार चाकू से वार किए और उसकी जान ले ली। वही माशूका जिसे वो दिलो जान से चाहता था, वही माशूका जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, वही माशूका जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेमी ने अपने ही हाथों अपनी ही मोहब्बत का गला घोंट दिया। दरअसल प्रेमिका अपने आशिक को ब्लैकमेल करने लगी थी। उसे रेप के इल्जाम में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी थी। फिर आशिक कुछ इस कदर परेशान हुआ कि उसने अपनी माशूका का कत्ल करने की प्लानिंग कर ली। लड़के ने धोखे से माशूका को इस होटल में बुलाया, उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला, फिर खुद भी जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मामला खुला मौकाए वारदात से बरामद लड़के के सुसाइड लेटर से। वार चाकू से की है, 2 चाकू थे, हम लोग का पड़े हुए थे और उसने पहले लड़की का मर्डर किया है। वहाँ एक सुसाइड नोट लिख रखा था, पेन भी। अब सवाल यह है कि अगर गर्लफ्रेंड अचानक अपने बॉयफ्रेंड को रेप के इल्जाम में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी तो आखिर क्यों? क्या दोनों के बीच संबंध खराब हो गए थे? क्या लड़का लड़की से दूर जाना चाहता था या लड़की लड़के पर किसी चीज का दबाव बना रही थी? जो भी हो, लेकिन इस प्रेम कहानी के खौफनाक अंजाम से आज हर कोई सन्न जरूर है। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, लौट कर जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे डर के आगे। सहारनपुर के गांव के लोग डरे हुए थे, उनमें दहशत थी, वो अपने खेत में नहीं जा पा रहे थे। क्या था ये डर, क्या था ये खौफ, और कैसे फिर वो डर पिंजरे में कैद हुआ, कैसे दिमाग के आगे धोखा खा गया वो डर। पिंजरे में इस वक्त ये तेंदुआ जितना डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है, कुछ घंटे पहले तक इसने पूरे इलाके में तांडव मचा रखा था और पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। तेंदुआ छुप छुप कर पशुओं का शिकार कर रहा था। अब गांव वालों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि तेंदुए की इस दहशत से निकला कैसे जाए। तेंदुए का खौफ इस कदर फैल गया कि किसानों को खेतों में भी जाने में डर लगने लगा। हमने सैफन की तरफ, दोनों गुलदार सैफन के अंदर चला गया, हमने दोनों तरफ आदमी लगा दिए और जंगलात वालों को सूचना करी। अब गांव वालों ने दिमाग लगाना शुरू किया, कैसे इस तेंदुए की दहशत का खात्मा किया जाए, कैसे इस तेंदुए को दबोचा जाए, और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन तेंदुआ। सबसे पहले गांव वालों ने एक ऐसी जगह चुनी जहां आकर तेंदुआ फंस जाए। फिर तेंदुए को चकमा देकर घेर लिया गया और उसे बड़ी ही होशियारी के साथ पिंजरे में बंद कर लिया और बाद में वन विभाग की टीम को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही पलों में खबरदार लेकर आपके साथ होंगी श्वेता। देखते रहिए आज तक।